हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 7 के नवंबर महीने का मंथली असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसको आंसर करना है। तो चलिए हम फटाफट से दोनों क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि दुनिया में किस तरह के बच्चे नहीं होते हैं? विद्यालय जाने वाले, खेलने वाले, हमेशा झगड़ने वाले, और ऑप्शन डी में है कभी कभी झगड़ने वाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा झगड़ने वाले। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि लेखक के अनुसार बच्चों को दूसरे किसी भी देश में किस तरह जाना चाहिए? किताबें साथ लेकर, खिलाड़ी बनकर, मित्र बनकर, बहुत बड़ा आदमी बनकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र बनकर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है कि निम्नलिखित बहुब्रीहि समासों में से किन्हीं 4 समास का विग्रह कीजिए। पहला है पीताम्बर, दशानन, गजानन, लंबोदर और गिरिधर। इन 5 वर्ड में से किन्हीं 4 का समास विग्रह करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे दशानन का, जिसका मतलब होता है 10 है, आनंद जिसका वो क्या होता है रावण, उसको हम लोग रावण, ठीक है। इसके बाद क्या है गजानन, गज है समान आनंद, उसको बोलते हैं गणेश। उसी तरह से लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग गणेश बोलेंगे। इसके बाद क्या है गिरिधर, गिरी यानी पहाड़ को धारण करने वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कृष्ण बोलेंगे। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू ने क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू ने इस सुंदर संसार के बातें करना चाहते हैं, जिसमें फूलों, पेड़ पौधे, चिड़ियों, जानवरों, आसमान के तारों, पर्वत, पहाड़ों, झरनों, हिमनद और उन सब आश्चर्यजनक चीजें की बातें हो जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया गया है, इसका अर्थ बताना है कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बड़े भैया यानी बलराम और बलदाम बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें मोल लिया गया है। क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है? नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा माँ भी गोरी है, तब तुम कैसे काले हो गए? चुटकी बजा बजा कर वे परेशान करते हैं और सबके सब हंसते और मुस्कुराते हैं। तुम भी तो मुझे ही मारना सीख गई हो। यहाँ पे क्या होगा, मरना नहीं मारना होगा। इस जगह पे क्या हो जाएगा, मारना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि तुम भी तो मुझे ही मारना सीख गई हो। दाऊ भैया पर कभी नहीं गुस्सा करती हो। बाल कृष्ण के मुख से गुस्से की बात सुनकर यशोदा मुक्त हो जाती और बोलती है कि सुनो कान्हा, बलभद्र सदा सही मेरे लिए निंदा कर रहा है और जन्म से ही वह धूर्त है। हे कृष्ण, मुझे गौ माता की सौगंध, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड? पहला ऑप्शन है दे लव्ड हार्टली, दूसरा ऑप्शन है दे फेल्ट सॉरी, तीसरा ऑप्शन है दे डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल, और चौथा ऑप्शन है दे वेंट ऑन टू टेल एवरीवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दे लव्ड हार्टली। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस नेहा कैन स्पीक इंग्लिश। नेहा कैन स्पीक इंग्लिश का पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शन ए में है इंग्लिश इज स्पोकन बाय नेहा, ऑप्शन बी में है इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय नेहा, सी में है नेहा स्पीक्स इंग्लिश, और डी में है नेहा स्पोक इंग्लिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय नेहा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एंड वेयर वेर द फर्स्ट ओलंपिक गेम प्लेड, ठीक है। यानी पहला जो ओलंपिक गेम है कहां और कब खेला गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि एज रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेर प्लेड इन 776 BC इन ग्रीस, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, सडनली एट द एंड ऑफ द डे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एट द एंड ऑफ द डे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि होस्टिंग द ओलंपिक इज वेरी एक्सपेंसिव एट मेनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम, व्हाई?
ठीक है, यानी ओलंपिक को होस्ट करना काफी महंगा होता है, फिर भी कंट्री क्या करता है, उसको होस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आखिर क्यों? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव एट मेनी कंट्रीज वांट टू होस्ट ओलंपिक गेम्स बिकॉज द गेम्स कैन बी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मनी टू द होस्ट कंट्री बिकॉज मेनी टूरिस्ट ट्रेवल दैट ड्यूरिंग द गेम्स। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि ओलंपिक गेम इसलिए लोग होस्ट करना चाहते हैं क्योंकि होस्ट करने से क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है मनी आते हैं, बहुत सारा पैसा आता है। किस कारण से? क्योंकि उस समय क्या होता है, बहुत सारे टूरिस्ट क्या करते हैं, उस जगह पे ट्रेवल करते हैं, विजिट करते हैं, जिसके कारण से उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ पर इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब हम गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि पद p² का संख्यात्मक गुणांक क्या है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एक पद है क्या है, p² और क्या है 6 है, तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, मतलब इसमें कौन सा संख्या गुना है। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 इंटू p²। तो इस जो p² के साथ क्या गुना है, 1/6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि x बराबर 2 हो तो बहुपद x² माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुपद क्या है, x² माइनस 1, यहाँ पे बहुपद है x² माइनस क्या है 1 है, ठीक है ना, ये बहुपद है और x का वैल्यू कितना दिया है 2, तो इस x के जगह पे हम 2 रखते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस में क्या है 1। अब देखो 2 का जब स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार गुना होगा, तो 2 दूना कितना होगा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 5x + 3 = 3x + 3 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है 5x + 3 = 3x + 3। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं। ये क्या है 5x, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x। ये क्या है 3x, तो इसको क्या करेंगे हम बराबर का इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस में है। अगर हम बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 3। अब देखो यहाँ पे क्या है +3 है, तो संख्या वाले को एक साइड कर देंगे, तो इस 3 को क्या करेंगे हम बराबर का इस साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस में है। अगर बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 5x में से अगर हम 3x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 3 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/2, क्योंकि 2 यहाँ पे गुना में, x के साथ क्या है गुना में, तो अगर 2 को बराबर का इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा भागा में, और भागा में यानी क्या इसको हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 0 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा 0। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 3 लगातार सम संख्या यहाँ पे दिया गया है और जिसका योग क्या है 36 है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना 3 लगातार सम संख्या। ठीक है ना, माना 3 लगातार सम संख्या, तो 3 लगातार सम संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x + 2 और तीसरा हो जाएगा x + 4। ये हम मान लिए ये क्या है 3 लगातार सम संख्या है। अब यहाँ पे x + 2 और x + 4 क्यों लिखे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, ठीक है ना, तो आप कमेंट करें, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग मान चुके हैं यहाँ पे क्या है 3 लगातार सम संख्या x + 2 और क्या है x + 4। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रश्न से, यहाँ पे प्रश्न से क्या है, प्रश्न में जो बोला है उसी के अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 लगातार सम संख्याओं का योग, तो हम लोग पहला सम संख्या क्या है x, दूसरा है x + 2 और तीसरा सम संख्या है x + 4। तो इन दोनों का जोड़ने पे कितना आ रहा है 36। ठीक है ना, क्वेश्चन में यही बोला है 3 लगातार सम संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों सम संख्याओं को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। ये हो गया पहला, ये दूसरा सम संख्या और ये तीसरा सम संख्या, तीनों को क्या किए जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 36, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x और x, यहाँ पे 3x है और प्लस में है तो जुड़ के क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पे 4 और ये 2 है और ये 4 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा +6 बराबर क्या है 36। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x, यहाँ पे +6 है, +6 है, तो अगर बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36 ये हो जाएगा -6।
अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 36 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा। अब यहाँ पे x निकालेंगे, x के साथ क्या है? 3, जो कि गुना में है। तो अगर हम इसको बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पे हम क्या माने थे? माना 3 लगातार संख्या माने थे, x+2 और x+4। तो यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? वो होगा x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि दिए गए आकृति में कोण x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x कहाँ पे है? आप देख सकते हैं यहाँ पे है और y है यहाँ पे, यानी इस दोनों कोणों का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ABD, ये एक समकोण त्रिभुज है। AB और D ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है ना, ABD में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज में यहाँ पे आप देख सकते हैं ABD है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? 90 डिग्री का साइन है। तो जब यहाँ 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा? एक 90 डिग्री होगा। 90 मतलब क्या? 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अब देखो, ये है 90 डिग्री, ये है 46 डिग्री, तो पता करना है कि ये वाला कोण कितना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तीनों कोणों को जोड़ देंगे, हो जाएगा x प्लस 46 डिग्री प्लस ये कितना डिग्री होगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर क्या करेंगे? 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का x, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो देखो कितना आएगा? 6 और 9 और 4 कितना होगा? 9 4 13, 136 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालना है, तो 136 को बराबर का इस साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस में है। अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब हम इसको घटा लेते हैं। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 44 डिग्री, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया? 44 डिग्री यहाँ पे निकल गया है। ये हो गया x का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो y को निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्या है? त्रिभुज CBD है ना, त्रिभुज CBD। तो लिखेंगे त्रिभुज CBD में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इन तीनों कोणों को जोड़ने से कितना आएगा? 180 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों कोण को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाला कोण, क्या है? इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये वाला कोण Z। ठीक है, इसको हम लोग Z मान लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? Z प्लस ये वाला कोण कितना है? ये वाला कोण है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ये वाला कोण कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री बराबर कितना के बराबर करेंगे? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, तो 90 और 45 को जोड़ेंगे तो 5 0 ये हो जाएगा 5 और 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, 135 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे Z बराबर क्या हो जाएगा? 135 डिग्री, ये प्लस में है, बराबर का अगर इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 135 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? Z बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 135 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 में से 3 जाएगा तो ये 4, 45 डिग्री। ठीक है, यानी Z का वैल्यू कितना निकल गया? 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमको Z का वैल्यू नहीं निकालना है बल्कि Y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग Y का वैल्यू निकालते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे क्या बन रहा है? एक रेखिक युग्म बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेखिक युग्म बन रहा है और हम जानते हैं कि रेखिक युग्म में सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो इस रेखिक युग्म में 3 कोण बन रहा है, एक x और z और एक क्या बन रहा है? y। ठीक है, तो तीनों कोण को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x, इसलिए x प्लस y प्लस z बराबर 180 डिग्री। कौन सा रूल से हुआ? तो ये हुआ रेखिक युग्म। ठीक है, रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। अब देखो यहाँ पे क्या है? x,
x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना निकाले 44, तो इस x के जगह पे रखेंगे हम लोग 44 डिग्री प्लस y का वैल्यू तो निकालना है, या y का y ही रहेगा, प्लस z का वैल्यू अभी निकाले कितना 45 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे 45 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 44 और 45 को जोड़ेंगे, तो अब हम 44 और 45 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये y का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 44 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 89 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो y बराबर y का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा बराबर का इस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो 180 डिग्री में 89 डिग्री को हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो घटाने के बाद कितना आएगा 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 17, तो यहाँ पे कितना बचेगा 17 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है, 91 डिग्री। यानी y का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया 91 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू 44 निकल गया और y का वैल्यू कितना निकल गया 91 डिग्री। तो यहाँ पर मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस में होता है, ठीक है ना, चालन विधि द्वारा। ऑप्शन ए है वायु, बी में है जल, सी में है धातु और डी में है निर्वात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धातु में, ठीक है। धातु में चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या है कि जड़, तना और पत्ती पौधों के प्रमुख भाग है। पौधे में जड़, तना और पत्ती द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए में है लैंगिक जनन, बी है युग्म जनन, सी में है कायिक प्रवर्धन और डी में है बीजाणु जनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कायिक प्रवर्धन। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि तथ्य बीजों को विभिन्न माध्यमों से फैलाने की प्रक्रिया प्रकीर्णन कहते हैं। उपरोक्त तथ्य में प्रकीर्णन के माध्यम या साधन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि बीज परिकर्णन के निम्नलिखित साधन है। पहला पवन द्वारा जैसे सहीजन और मंदार में, ठीक है। दूसरा होता है जल द्वारा जैसे नारियल में, और तीसरा होता है जंतुओं द्वारा जैसे यूरेना में। चौथा होता है विशेष विधि जैसे फल का झटके से फटने से, तो जैसे कि एरंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्यों, ठीक है ना, कारण बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का होता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि किसी पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्री केसर का चित्र बनाकर नामांकित करें, या फिर परागन की परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में किसी एक को बनाना है, ठीक है ना, या तो आप ऊपर वाले को बना या फिर आपको नीचे वाले को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये जो परागन है, परागन की परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि जब किसी पुष्प का परागकण निकालकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन की क्रिया 2 विधियों द्वारा होती है। पहला होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन, ठीक है। स्वपरागन क्या होता है कि जब परागन की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह स्वपरागन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये होगा पड़ता होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं स्वपरागन कहते हैं। और दूसरा क्या है परपरागन, अर्थात जब परागकण उसी पौधे के 2 फूलों या उसी जाति के 2 पौधों के बीच होता है उसे क्या बोलते हैं परपरागन कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ पर विज्ञान के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कथन 1 में क्या कि बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में हुआ। कारण, दक्षिण भारत में 7वीं और 12वीं शताब्दी में मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है कथन और कारण, दोनों सही है। बी में है कथन गलत कारण सही है। सी में है कथन सही कारण गलत है, और डी में है कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति को अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी क्यों जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सर्च किए लेकिन कहीं भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला।
इसलिए आप इन 4 ऑप्शन में से कोई भी आप टिक लगा सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन वाला होगा, ठीक है, इसलिए आप अपने अनुसार यहाँ पे आप इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है मानवीय प्रदेश, बी में है प्राकृतिक प्रदेश, सी में है समान प्रदेश और डी में है प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक प्रदेश। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को राज्य के मानचित्र पर दर्शाइए, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, झारखंड राज्य का मानचित्र बनाना है यहाँ पे आपको, और उस मानचित्र में किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टुंडी है, ठीक है, इस तरह से। तो आप कोई भी किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आप दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे टुंडी यहाँ पे है, तो इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि झारखंड का नक्शा बनाना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना ले और कोई भी एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को वहां पे दर्शा दे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि अमेजन बेसिन, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। पूरे वर्ष में यहाँ नम एवं गर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से पाई जाती है और पूरे समय आर्द्र एवं गर्म होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट भी महसूस होती है। दिन का तापमान और आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है, और रात का तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही रहती है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि नए धार्मिक विचारों एवं आंदोलनों, ठीक है, भक्ति और सूफी के मध्यकाल में उद्भव होने के कारणों को बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत के विभिन्न धार्मिक पाठों से यह स्पष्ट है कि सूफी आंदोलन का प्रतिपादन मुस्लिम संत थे, जिन्होंने भारत के वेदांत दर्शन और बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया। उन्होंने इस्लामिक दर्शन का विकास किया, जिसने अंतिम बार सूफी आंदोलन को जन्म दिया। सूफी संतों की उदार एवं सहनशीलता की भावना एवं उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सफला, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि श्री रामकृष्ण परमहंस कस्य गुरु अस्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से गुरु अस्ति। तो आप इसको देख के आप इसको लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी।